कि उस देश की इनकम या उस देश का ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होता है जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कंपटीशन तो रहना ही चाहिए सर। अगर बिजनेस हम कर रहे हैं तो कंपटीशन के बिना मजा नहीं है। अगर आप वो बिजनेस देखते हैं कि जहाँ पर कंपटीशन ना हो तो एक टाइम पे वो बोरिंग बिजनेस भी हो जाता है। राइट, बिल्कुल तो सही। उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? तो प्राइवेट वाले क्यों इतना ज़्यादा सर्विस देने के लिए या इतना बेटर सर्विस अपना बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं? क्योंकि उस फील्ड में कंपटीशन है, उनको सबसे टॉप पर रहना है। पूरी दुनिया में सबसे अमीर वेजिटेरियन इंसान कोई है तो मुकेश अंबानी है। इतना बड़ा इंसान, वो नॉनवेज तक नहीं खाता। भगवान में इतनी भक्ति होती है, इतनी आस्था है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट। सो सर, जैसे कि आज का हम बात करते हैं, हम कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी सर आइडिया है कि लाइक अभी की जो जनरेशन है, अभी का जो माहौल है, कल्चर है, तो मोस्टली लोग यही बिलीव करते हैं कि अगर इनकम चाहिए तो हमें बिजनेस करना रहेगा। और ये कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी है। अगर हम देखें तो 100% इनकम में से पूरे वर्ल्ड या इंडिया की ही हम गिनती कर लेते हैं तो 90% अर्निंग जो बिजनेसमैन है वही कर रहा है सर, है ना? और बहुत सारे लोग को बिजनेस भी अभी करना है, बट उनको ना आइडियाज नहीं आते हैं कि चलो हमारी इंडस्ट्री तो है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रिटेल हो गई, सर्विस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज तो है, बट उसमें भी पर्टिकुलर कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट करें। तो मुझे आपसे ना आज हम 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर सर। राइट, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि जो ये बहुत बड़ी धारणा है कि बिजनेस से ही इनकम होती है, तो ऐसा नहीं है। बिजनेस के अलावा जॉब भी ऑप्शन है, फ्रीलांसिंग भी ऑप्शन है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी है कि जहाँ पर आप बहुत सारी अपने लिए इनकम के सोर्सेस खड़े कर सकते हो। तो जिसको बिजनेस सूट करता है, जिसको बिजनेस करना चाहे, जिसका माइंडसेट बिजनेस का है, वो बिजनेस करे। लेकिन अगर जिसका माइंडसेट या जिसका कहते हैं ना बिजनेस करने की जो नेचर है वो नहीं है, तो वो चाहे तो अपने करियर के अंदर फ्रीलांसर या फिर जॉब के करके भी वो बहुत सफल हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जॉब के अंदर उतना बड़ा करियर बनाया है जितना बड़ा शायद बिजनेसमैन अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर काम करके नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है कि सिर्फ बिजनेस से ही इनकम नहीं आती है, आप जॉब करके भी अच्छी इनकम कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपने जो सवाल पूछा कि आज के टाइम पे जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनको कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहिए, तो मैं कहूँगा, अभी रिसेंटली मैं आ रहा था तो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, मैं उनका पॉडकास्ट सुन रहा था, उनकी किताब एक्चुअली लिखी है, तो बुक समरी में सुन रहा था, बुक ऑडियो बुक सुन रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि उस देश की इनकम या उस देश का ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होता है जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मतलब जो देश जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाता है, उत्पादन करता है, उतना ही देश का ग्रोथ होता है, उतना ही देश में रहने वाले जनता की ग्रोथ होती है। तो अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर जाकर बहुत बड़ा व्यापार करना चाहता है तो मैं कहूँगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाए। वो कोई भी ऐसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करे जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन को वो कल को पूरी दुनिया में पहुँचा सके। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अदर बिजनेसेस जो हैं उनका एक लिमिटेशन होता है। जैसे एज एग्जांपल, आपने कोई दुकान खोली तो आपके आसपास के 4-5 किलोमीटर के ही कस्टमर आपको मिलेंगे। आपने कोई होलसेल की दुकान खोल ली तो आपके डिस्ट्रिक्ट जो है वहीं के कस्टमर्स आपको मिलेंगे। या आप किसी फ्रेंचाइजी के अंदर आपने ले लिया किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी, तो वो फ्रेंचाइजी भी एक लिमिटेशन तक ही आपके कस्टमर मिलेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप पूरी दुनिया के हर कोने में पहुंच सकते हो। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है और बिजनेस में सफल होना चाहता है तो मैं कहूँगा कि उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट करो जो अभी रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर के अंदर भी उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर आप ये कर सकते हैं तो बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस आप बना सकते हो और आप आपकी लाइफ में सफल हो सकते हो।
तो करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। डेफिनेटली सर, देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग आपने बहुत ही बेटर ऑप्शन दिया है, बट अभी हम और हमारी ऑडियंस वो भी दोनों जानना चाहते हैं कि इन डेप्थ में आप थोड़ा ना मोर क्लेरिफिकेशन भी दे कि चलिए कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस कि हम पर्टिकुलर कौन से बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। राइट राइट, जी ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड को आप ले लीजिए, एज एग्जांपल ले लेते हैं कि आज आप गारमेंट का, हम सूरत में बैठे हैं तो गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आप मानिए कि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा है जो अगर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, जैसे कि मतलब टेक्सटाइल में वो चला गया, तो टेक्सटाइल में उसने बहुत सारी वेराइटीज में से कोई एक वेराइटी को पकड़ लिया कि भाई उसको साड़ी बनानी है। तो साड़ी का कपड़ा उन्होंने बनाना शुरू किया, और साड़ी का कपड़ा बनाते बनाते धीरे धीरे वो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग मटेरियल और उसकी प्रिंटिंग, उसका प्रेस, वो सारी चीज़ें खुद करके अपनी खुद एक ब्रांड बनाई, XYZ एक ब्रांड बनाई। अब उस ब्रांड को वो पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे मानो कि साउथ में एक अलग तरह का टेस्ट चलता है तो वो साउथ के हिसाब से अपनी साड़ियाँ बना सकता है, नॉर्थ में एक अलग तरह का टेस्ट चलता है तो नॉर्थ के हिसाब से साड़ियाँ बना सकता है, वो ईस्ट और वेस्ट दोनों ऐसे हर तरह के कोने में अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है अगर वो टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू करता है मैन्युफैक्चरिंग करने की। तो अब इसमें समझो, इसमें प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो आप जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले कंज्यूमर आपके पास बहुत सारे मिल जाते हैं। हाँ राइट। जैसे दुकान है तो आपने दुकान डाल दी तो आपके दुकान के आसपास 4-5 किलोमीटर के लोग ही आएंगे, 500 किलोमीटर दूर से आपकी दुकान पे कोई चीज लेने कोई नहीं आएगा। राइट ना। राइट या तो आपकी फ्रेंचाइजीज होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में आपने 200-500 फ्रेंचाइजी चालू कर दी तो उसके बाद लोग आपके तक, आपके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच गए, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने प्रोडक्ट बनाई और आपने प्रोडक्ट बनाने के बाद में एक ब्रांड बनाई जो लोगों को पता चल गया, लोगों को वो चीज़ों के ऊपर भरोसा हो गया, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर को आपने माल दिया। ऐसे आपने समझो हर एरिया का, हर जिले का या हर शहर का या हर राज्य का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आपने अपॉइंट कर दिया। वो डिस्ट्रीब्यूटर देगा नीचे होलसेलर को अपने जिले के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, होलसेलर देगा रिटेलर को, और ऐसे उसके हर दुकान, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे दुकान होगी और वो दुकान के थ्रू पहुंचेगा कस्टमर तक। मतलब आपकी प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंच रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, और ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ही पॉसिबल है। अब आपका सबसे ज़्यादा मार्जिन कहाँ होता है, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो। जैसे कि मानो कि आप दुकान पे, एक दुकान पर रहकर एक दिन की आप मानो कि 50 साड़ी बेचते हो, 100 साड़ी बेचते हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रह के आप एक दिन की लाखों साड़ियाँ बेच सकते हो। अभी रिसेंटली हमने एक बहुत अच्छे कंपनी है उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया, उनके साथ बैठ के बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया सर आज के टाइम पे हम हर महीने या हर साल तकरीबन 5 लाख साड़ियाँ बनाते हैं। ओके हर महीने लगभग उनका 5 लाख साड़ियों का प्रोडक्शन है, और लगभग उन्होंने करीबन 300-400 करोड़ का बिजनेस बना लिया बढ़िया। साड़ी बिजनेस में। अब यही चीज़ रिटेल की दुकान के अंदर क्या पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है, राइट ना। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है इस टाइम के अंदर। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना जानते हो या फिर आप बना लेते हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लेते हो तो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है, और आप जाके वहाँ पर बहुत अच्छा ब्रांड बना के बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। करेक्ट सर, डेफिनेटली। और जैसे कि आपने जो बिजनेस बताया कि गारमेंट का बिजनेस, टेक्सटाइल का बिजनेस हो गया मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में, तो अभी आज कंपटीशन भी बहुत ही है सर, कंपटीशन। तो अगर हम एक तरह से बोले ना सर कि ऐसा होता है, देखो कंपटीशन तो रहना ही चाहिए सर। अगर बिजनेस हम कर रहे हैं तो कंपटीशन के बिना मजा नहीं है। अगर आप वो बिजनेस देखते हैं कि जहाँ पर कंपटीशन ना हो तो एक टाइम पे वो बोरिंग बिजनेस भी हो जाता है। राइट, बिल्कुल तो सही। उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे, समझो अगर आप अपने स्कूल में अकेले हो, हाँ तो आपको कैसे पता चलेगा आप होशियार हो या आप होशियार नहीं हो? पता ही नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा, राइट ना। लेकिन आपके साथ 50 बच्चे हों तो सबके मार्क्स आते, किसी का 35 आया, किसी को 50 आया, किसी का 60 आया, किसी का 80 आया और आपका 90 आया, तो आप क्या काउंट करते हो कि यार इन लोगों से मैं आगे हूँ, हाँ राइट ना। और आप हमेशा आगे बने रहने के लिए मेहनत करते हो। जब आपको किसी से आगे निकलना ही नहीं है तो आप मेहनत करोगे क्यों?
जब आपको किसी से आगे बढ़ना ही नहीं है, किसी को पीछे करना ही नहीं, किसी को हराना ही नहीं है, तो आप मेहनत करोगे क्यों? तो उसी तरीके से जब कंपटीशन के अंदर कंपटीशन नहीं होता है या बिजनेस में कंपटीशन नहीं होता है, तो लोग अपनी चीज़ों को और बेटर बनाते ही नहीं है। आज जैसे कि मानो एज एग्जाम्पल हम बात करते हैं अभी इंडियन गवर्नमेंट रेलवे की बात करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट के रेलवे में आप कोई जो गवर्नमेंट की रेलवे है उसके अंदर आप चले जाओ तो वहाँ पर पानी का जो वॉशरूम है, पानी का ठिकाना नहीं होगा, गंदे होंगे, ठीक है, सीट्स गंदे होंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जैसे अब धीरे धीरे नई नई प्राइवेट एंट्रीज हो रही है, जैसे तेजस एक्सप्रेस है जो प्राइवेट ट्रेन है, अब उसके अंदर आप चाहोगे तो उसके अंदर आपको हर कोच का एक असिस्टेंट मिलेगा और वो पूरा डेडिकेटेड होता है कि मेरे कोच के अंदर हर पैसेंजर को कभी कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बेडशीट की समस्या हो, चाहे वो क्लीनिंग की समस्या, हर चीज़ का सोल्यूशन वो तुरंत का तुरंत करता है। मैं रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मैं दिल्ली से आ रहा था, मैं रिटर्न सूरत आ रहा था, तो हम तेजस एक्सप्रेस में थे। तो हम लोग जनरली खाना हॉट अपना जब भी ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन की, तब जनरली हम ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं क्योंकि ट्रेन का खाना उतना हाइजीनिक नहीं होता है, उतना बढ़िया नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर से ट्रेन के बाहर से मैंने ऑर्डर कर दिया। तो जब मेरा खाना रिटर्न आया, जब मेरा खाना आया मेरे पास में, तब जो कोच का असिस्टेंट था वो मेरे पास आया, बोले सर आपने बाहर से खाना क्यों ऑर्डर किया? मैंने बोला यार देखो यार, मुझे ट्रेन का खाना मज़ा नहीं आता है और कुछ टेस्ट वगैरह होता नहीं, इसलिए मैंने बाहर से मंगाया। बोले सर एक बार आप मेरे हाथ का खाना खा के देखो, हमारे ट्रेन का खाना खा दे के देखो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपके 1 रुपया नहीं लूँगा। मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि इतना कॉन्फिडेंस से कैसे वो बोल रहा है, क्योंकि अभी तक तो जितना भी ट्रेन के अंदर खाना वगैरह बनता था वो उस तरीके से बनता था कि भाई जहाँ पर हमें बहुत मज़ा नहीं आता था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब उसने मुझे बताया तब मैंने उससे पूछा कि भाई इतना कॉन्फिडेंस आपको? बोला सर हमारा जो तेजस एक्सप्रेस वो प्राइवेट ट्रेन है और यहाँ पर हम अपने कोच के जितने भी यात्री होते हैं उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, तो हमने अपने हर चीज़ों को इम्प्रूव किया है ताकि हमारे वहाँ पे जो आने वाले कस्टमर्स हैं या जो आने वाले मुसाफिर हैं उन लोगों को और कंफर्टेबिलिटी लोगों को फील करवाई जाए। तो जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप आएंगे तो कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन के अंदर लोग अपनी चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए बिजनेस के अंदर कंपटीशन होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। जिस बिजनेस में कंपटीशन नहीं है, समझना वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाली नहीं बनेगी, सर्विस बहुत अच्छी नहीं होगी और लोग आपसे ऊट तड़ांग बातें करेंगे। लेकिन कंपटीशन है तो कंपटीशन के अंदर आपसे बहुत अच्छे से हर चीज़ बातें होगी। जैसे आप बैंक की बात कर लो, आप प्राइवेट बैंक में चले जाओ, आप गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, फर्क पर दिख जाता है, राइट ना? आप प्राइवेट बैंक वालों को बोलेगा मुझे ये चीज़ें करवानी है, आप मेरी ऑफिस पर आओ, वो आपकी ऑफिस पर आकर आपका हर काम कंप्लीट करके जाएंगे। आप बुला लो गवर्नमेंट वालों को, वो नहीं आएंगे, राइट ना? तो प्राइवेट वाले क्यों इतना ज़्यादा सर्विस देने के लिए या इतना बेटर सर्विस अपना बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं? क्योंकि उस फील्ड में कंपटीशन है, उनको सबसे टॉप पर रहना है, उनको अपने कस्टमर को छोड़ना नहीं है, उनको अपने कस्टमर को जाने नहीं देना है। एज एग्जांपल आप समझो, आप है ना अपना जो सिम कार्ड है उसको पोर्ट के लिए आप एक खाली रिक्वेस्ट डालो, देखो तुरंत फ़ोन आता है, सर आप मैडम आपने क्यों पोर्ट के लिए, क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपका सॉल्यूशन करती हूँ। ये सारी चीज़ें वो कर देते हैं। कंपटीशन होना सबसे पहले रिक्वायरमेंट, तभी आपका बिजनेस आप ग्रो कर पाओगे, तभी आप अपने बिजनेस के अंदर आप अपने आप को और बेटर बना पाओगे। तो कंपटीशन तो होना ही चाहिए। डेफिनेटली सर, करेक्ट। अभी देखो सर, कोई भी बिजनेस अभी स्टार्ट करने वाले तो ऑब्वियसली उन्होंने लाखों का इन्वेस्टमेंट किया होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको डर भी होता है, कहीं मेरे पैसे डूब गए तो, ठीक है, दूसरा की मंदी आ गई तो, मैं बिजनेस प्रॉपर कर नहीं पाया तो वहां पर क्या करना चाहिए सर? देखो अभी मैं रिसेंटली कुछ अच्छे लोगों के साथ पॉडकास्ट हम प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो सारे पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आएंगे। मैं उनसे जो बात कर रहा था, उनका बिजनेस 250, 300, 400 करोड़ का बिजनेस है और उन्होंने छोटी सी शुरुआत की थी। जब मैं उनसे बात कर रहा था, ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था कि सर मंदी, बोले मंदी एक्चुअल में एक दिमाग का वहम है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एज एग्जाम्पल कि गारमेंट में, ठीक है, कपड़े इंडस्ट्री के अंदर लोग बोलते हैं इस साल मंदी है। वो मुझे बताने लगे, बोले विशाल भाई आज के टाइम पे एक समय पे ऐसा होता था, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये होता था कि एक इंसान की बेसिक नीड है, राइट। आज के टाइम पे आप रोटी के बिना थोड़ा बहुत चला लोगे, मकान के लिए थोड़ा बहुत चला लोगे,
कपड़े के बिना 1 मिनट भी आप नहीं चला पाओगे। आज कपड़ा सबसे पहली नीड बन गई है, और कपड़ा सबसे पहले नीड बन चुकी है, और उसके बावजूद भी अगर आप कपड़े इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। तो इसी तरीके से जैसे कि आज इतनी सारी, आज हम इंडिया के अंदर रहते हैं, 100-150 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर इंसान को कपड़ा चाहिए, पहली नीड है उनकी कपड़ा। अब उनको आप बेच नहीं पा रहे हो, तो इसमें उनकी गलती कहाँ है? इसमें आपकी गलती है कि आप उनके हिसाब से बना नहीं पा रहे हो, उनको जो चाहिए आप दे नहीं पा रहे हो, उनको जो सर्विस रिक्वायरमेंट आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, और इस कारण से वो आपसे कपड़ा खरीद नहीं रहे हैं। और फिर आप क्या बोलते हो, सर मंदी है। नहीं, मंदी नहीं है, वो बंदे की रिक्वायरमेंट है लेकिन आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे कपड़ा खरीदेगा क्यों? और आपसे कपड़ा नहीं खरीदेगा तो आप अपना हाथ ऊंचा कर देते हो कि मंदी है, और ऐसा कह के आप निकल जाते हो। बट हकीकत में पता तो आपको भी है ना, नीड सेटिस्फाइड नहीं, नीड तो आपको ही पता है ना कि भाई आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन क्या है, लोगों ने आज ये एक बहाना बना लिया है मंदी का। देखो एक सिंपल सी चीज है, मेहनत करने वाले के लिए मंदी शब्द कोश में नहीं आता, समझना, मेहनत करने वाले के लिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सेल्स आपके कंट्रोल में है, प्रोडक्शन आपके कंट्रोल में है कि आप मार्केटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, कस्टमर का मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो आपके बिजनेस को जब आप सब तरीके से कंट्रोल खुद कर रहे हो, तो फिर मार्केट में जब और मार्केट में नीड भी है, मार्केट में ज़रूरत भी है, जब सब चीज आपके कंट्रोल में है और मार्केट में जरूरत भी है, फिर भी आप अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर पा रहे, फिर भी आप अपने बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें लोगों की प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम ही है सर, राइट ना। एज एग्जांपल इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कहते हैं ना, लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप है ना किसी सर्कल पे देखो, कुछ लोग होते हैं मांगते हुए, ठीक है, उनको जरा आप बोलो कि मैं तुम्हें काम देता हूँ, चलो काम करो और ये मांगना बंद करो, क्या लगता है वो आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ऑलरेडी वो यूज्ड टू हो चुके हैं और उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है। हाँ। अब ऐसा इंसान अगर बोलता है हमारे देश में बहुत गरीबी है, तो क्या वो हकीकत है? नहीं, राइट ना। जी, काम तो अवेलेबल है ना, अवेलेबल है, आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप आलसी हो, आप काम चोरी करना चाहते हो, आपको काम नहीं करना है, और आपको काम नहीं करना है, आप काम चोरी कर रहे हो, मार्केट में काम भी अवेलेबल है, लेकिन आप चिल्ला चिल्ला क्या बोलते हो, मार्केट में हमारे यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, तो आर्टिफिशियल है। अब एज एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर भी आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर लोग लिखते हैं, ठीक है, बहुत बेरोजगारी है, मेरे पास डिग्री है लेकिन मेरे पास में काम नहीं है। अरे आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, तो सिर्फ चोरी करके पास करके जो डिग्री आपने कमाई है, वो डिग्री से आपको नौकरी देगा कौन? नहीं। सिंपल सी चीज़ है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर आप आओ और आप मुझे ये ऑफर करो कि सर मैं आपके लिए ये काम करके दे सकता हूं, तो आपको कोई भी नौकरी क्यों नहीं देगा? राइट। लेकिन आपको काम नहीं करना है, आपको अपनी एबिलिटी डेवलप नहीं करनी है, आपको कोई स्किल सीखना नहीं है, और ऊपर से आप बोलते हो कि भाई मार्केट में बेरोजगारी है। तो आप क्या चाहते हो कि फ्री के अंदर आप जाकर किसी मस्त एसी वाले कैबिन में बैठो, कुर्सी लगा के पैर पे पैर चढ़ा के, और आपको हर महीने सैलरी मिलती रहे? इम्पॉसिबल नहीं। यही तो लोग चाह रहे हैं। अब इस चक्कर में लोग बोलते हैं मार्केट में मंदी है, मार्केट में जॉब नहीं है, गवर्नमेंट हमारे लिए ये नहीं कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रहे। एक पुरानी कहावत है, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, राइट ना। तो उसी तरीके से मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल है, आप करने के लिए बाहर तो निकलो। सोशल मीडिया पे बैठ के, घर में बैठ के आप सोशल मीडिया पे डालते हो कि मेरे पास रोजगार नहीं है, देश में बहुत बेरोजगारी है। कितनी बेरोजगारी बताओ मुझे, कौन बेरोजगार है? जो मेहनत करना चाहता है वो बेरोजगार है? नहीं है। आप देखोगे रास्ते के ऊपर कुछ लोग अपना वो थोड़ा सा सामान लेकर बैठ के बिछा के बेचते हैं, भाई वो भी अपना अच्छा खासा बिजनेस कर ही लेते हैं।
लोग पानी पूरी लगा के अपना अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा करियर बना चुके हैं। लोग छोटे छोटे काम करके, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको समझो, आपको बाल कटिंग करना आता नहीं है, ठीक है, आपको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, ठीक है, आपको बोलना आता नहीं है, आपको सेल्स करना आता नहीं है, बनाना आता नहीं है, आपको सब्जी आपको बेचना नहीं है, आपको लारी वारी लगाना नहीं है, इन सब चीज़ में से आपको कोई काम करना नहीं है, लेकिन बस सोशल मीडिया पे लिखना ज़रूर है कि देश में बहुत बेरोजगारी है। और अब लोग समझने लगे इस चीज़ों को कि ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। ये पॉलिटिशियन के सपोर्ट में आके जो नारेबाजी होती है ना, बहुत बेरोजगारी है। उतना ही समय अगर तुम कुछ सीखने में लगाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी को तुम बेहतर बना लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई मंदी है या मार्केट में कोई बेरोजगारी है, सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ गुड, इनफ चीज़ है। भगवान ने पूरी दुनिया में हर इंसान के लिए पूरी चीज़ पूर्णतः बनाई है, किसी को कोई कमी बाकी नहीं रखी है। लेकिन सिंपल सी बात है, आपको भगवान थाली देगा, अब आप सोचो कि निवाला उठा के आपके मुंह में डाले, तो उतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो इस देश के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपको नहीं आता है तो आपका मरना ही बेहतर है। फिर आप जिंदा क्यों हो? आप तो धरती पे बोझ हो, फिर आपका जिंदा रहना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि बिना कुछ किए सब कुछ मेरे पास अपने आप आ जाए। नॉट पॉसिबल। तो मार्केट में मंदी जैसा कुछ नहीं है। जिस इंसान को मेहनत करना है, जिस इंसान को धंधा करना है, हाँ मंदी आ रही है, मार्केट में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, तो उस फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपको अपने बिजनेस के अंदर पहले से प्लानिंग करनी होगी। एज एग्जाम्पल समझो, हम इंडियन लोग थोड़ा बचत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। इमरजेंसी के लिए, कि कभी भगवान न करे कोई इमरजेंसी आए तो उस टाइम पर हम उस फंड का यूज कर सके, करते हैं ना। तो बिजनेस भी सेम वही चीज है। आपको पता है कि ये टाइम पर मेरा सीजन डाउन जाता है, तो आपको उसके पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। और ये तो आपके हाथ में, आप नहीं कर पा रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मार्केट मंदी है। तो बिजनेस हमेशा ऐसा नहीं चलता, बिजनेस हमेशा ऐसा चलता है, राइट। तो अप डाउन आते हैं, तो जब अप गया है तो कुछ ना कुछ आप अपने लिए पहले से प्लान करके रखो, क्योंकि डाउन जाएगा तो उस टाइम पर आपको काम है। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप ये चीज़ बोलोगे नहीं। और मैं तो ये कहूँगा, स्मार्ट बिजनेसमैन कभी बोलता नहीं है मार्केट में मंदी है। ये बेवकूफ़ वाले लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं कि जिन लोगों को बिजनेस करने का सही तरीका नहीं पता है और वो सीखना भी नहीं चाहते हैं, बस वो हाथ खड़ा करके बोल देते हैं मंदी। तो ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट सर। तो अभी सर कोई दूसरा बिजनेस कौन सा है जो हम कर सकते हैं? ये हमारे फर्स्ट बिजनेस की बात हुई कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या तो रिटेल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम जा सकते हैं। तो दूसरा ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं सर? आइडिया देखो, आज के टाइम पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो और आपके पास कैपिटल है तो आप शुरुआत करो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेडिंग से शुरुआत करो, आप ट्रेडिंग का बिजनेस करो। जैसे कि एज एग्जांपल कोई बना रहा है तो आप उससे बात कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई आप बनाओ, मैं आपकी प्रोडक्ट को बेचूंगा, जब बिक जाएगा आपकी प्रोडक्ट उसमें से आप मुझे कुछ कमीशन दे देना, ठीक है। इसके लिए आपको सेल्स आना चाहिए, आपको बेचना आना चाहिए। तो आप ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर देते हो। आप ट्रेडिंग का बिजनेस, और समझो कोई भी मना नहीं करेगा कि मेरी बनाई प्रोडक्ट को आप मत बेचो। हर इंसान को चाहिए कि भाई मेरी प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा बिकेगी उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट आएगा। तो आप ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो कि आप बिजनेस किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, उनसे बोलो कि आपकी प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा और जो बेचूंगा उसमें से आप मुझे थोड़ा कमीशन दे देना। तो हर मैन्युफैक्चरर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप धीरे शुरू करो, जैसे जैसे आपके पास कैपिटल आ जाए उसके बाद जब आपको लगे कि अब मैं खुद ये प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखता हूँ तो आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो। लेकिन पैसे नहीं है फिर भी आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हो बढ़िया से बढ़िया ट्रेडिंग करके। दूसरा आप शुरू कर सकते हो सर्विस देके। आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसकी सर्विस हर महीने किसी ना किसी को चाहिए, हर रोज किसी ना किसी को चाहिए। एज एग्जाम्पल मानो आप बिजनेस कंसल्टेंट बन जाते हो, ठीक है, या आप सोशल मीडिया मैनेजर बन जाते हो, आप वीडियो एडिटर बन जाते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हो, ठीक है, आप है ना स्पीकर बन जाते हो। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आप सेल्समैन बन जाते हो, आप मार्केटिंग पर्सन बन जाते हो। तो ये सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट आज मार्केट में बहुत है।
तो आप अगर अपना स्किल डेवलप कर लेते हो तो आप अपने स्किल से मार्केट से बिजनेस ले सकते हो। जैसे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है वो है डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट। आज हर बिजनेस को है। कोई भी बिजनेस अपना बड़ा करना चाहता है तो उसको मार्केटिंग कंपलसरी है, और मार्केटिंग में आज सबसे इफेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको ऐड रन करना आना चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, आप किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर आप एल्गोरिदम लिखो वो आपको आना चाहिए, आप कैसे वीडियोस को पोस्ट करो या आप कैसे पोस्ट बनाओ उनको, ये सब चीज़ें अगर आपको आती है तो आप किसी भी कंपनी के पास जाकर आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई मेरा ये स्किल्स है, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, और अगर आप चाहो तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर सकता हूँ जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। और हर इंसान ये चाहेगा कि मेरा बिजनेस बड़ा हो, और इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, आप सेल्स की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते हो। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सेल्स की टीम बनाई, और वो क्या बोलते हैं, सर आप बनाओ, आपकी चीज़ें बेच के मैं दूंगा, उसके लिए मैंने मेरी टीम बनाई है। आप वो कर सकते हो, आप सेल्स किसी भी प्रोडक्ट का कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, आप उसके लिए कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग बना सकते हो, उनका वीडियो शूट करके एडिट करके आप दे सकते हो। ये बिज़नेस भी आप शुरू कर सकते हो, इसको हम फ्रीलांसर बिजनेस कहते हैं। तो एज अ फ्रीलांसर भी आप अपने बिजनेस के अंदर शुरुआत करके एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हो। देखो, कहते हैं एक बहुत अच्छी पुरानी कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इंसान को जब कुछ करने की इच्छा होती है तो उसके लिए रास्ते भगवान अपने आप बना देता है। और ऑलरेडी हम तो ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे इतने ऑप्शन हैं जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। पैसे कमाने का, अपना बिजनेस बनाने का, खुद के लिए अपना करियर बनाने का इतना ऑप्शन है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। दिक्कत ये है एक सही नज़र की। वो एक बहुत पुरानी कहावत है, पुरानी शायरी है कि लगा रहा था उम्र में आईना साफ करने पे, जबकि धूल तो चेहरे पे जमी थी। तो दिक्कत क्या है, हमारे खुद के अंदर हम एबिलिटी पर काम नहीं करते हैं, और हम ये मार्केट में दोष देते हैं कि मार्केट में ये ऑप्शन नहीं है, मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल है, बस आपको अपनी नज़र साफ करनी पड़ेगी। आपको अपनी नज़र ऐसी जगह बिठानी पड़ेगी जहाँ पर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाओ जो आपके करियर को, आपके लाइफ को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट सर। तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। वही सर, ऑप्शन से अगर बात करें तो एजुकेशन सेक्टर कैसा रहेगा सर? बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आज के टाइम पर देखो, एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर एजुकेशन के अंदर भी आप कुछ और नया लेकर आते हो ना, जो पुराना, आज समझो अभी रिसेंटली मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, वैदिक मैथ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है कि भाई वैदिक मैथ सिखाएंगे, वैदिक मैथ सिखाएंगे। क्योंकि हमने जो मैथ सीखा है वो तो वही पुराना सीखा है जो हमें अंग्रेज ने सिखाए थे, वही हमने सीखा है। वैदिक मैथ हमारे जो वेद पुराणों के हिसाब से जो बनते थे वो आज के टाइम पे बहुत सारे सिखा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भी रिसेंटली कल के दिन ही मैं बात कर रहा था किसी के साथ में, केरला के अंदर या साउथ में किसी जगह पर ऐसा स्कूल है जहाँ पर आज भी संस्कृत सिखाई जाती है। उनका पूरा गांव ही संस्कृत में बातें करता है, गांव के अंदर उनकी संस्कृत के अंदर ही हर चीज़ सिखाई जा रही है। तो आज ये सब चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आज मार्केट में है। आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, आप छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप बिजनेसमैन को पढ़ा सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकते हो, आप इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सकते हो। ये सब चीज़ें आप सिखा सकते हो और इसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं सर। तो आज के टाइम पे आप लोगों को पढ़ाने का एक बहुत अच्छा प्रोफेशन बना सकते हैं। आज के टाइम पे आप सोचो ना, लगभग हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी ट्यूशन पढ़ाया होगा। हम जब खुद पढ़ते थे तो उस टाइम पे हम पढ़ के आते थे, उसके बाद शाम को 2 घंटे हम ट्यूशन पढ़ाते थे और वहाँ से हमारे पढ़ाई की जो इनकम है ना वो जनरेट हो जाती थी। तो आज के टाइम पे इसकी ऑप्शन है, हर जगह अवेलेबल है। हर गली नुक्कड़ के अंदर आज एक टीचर चाहिए जहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाए, बच्चों को कुछ नया पढ़ाया जाए, कुछ नई चीज़ें बनाई जाए, और इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी रिसेंटली मैं मुकेश अंबानी जी की मैं बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग छोटे थे, जब मुकेश अंबानी अनिल अंबानी जी जब छोटे थे, तो उनके पिताजी ने क्या किया था, उनके घर पर एक शिक्षक बुला लिया था, एक ऐसा टीचर बुलाया था पढ़ाने के लिए। उनको अनिल भाई को और मुकेश भाई को पढ़ाने के लिए एक टीचर बुलाया था। अब टीचर को जब
भर्ती करना था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। धीरूभाई अंबानी ने टीचर्स का इंटरव्यू लिया पढ़ाने के लिए, अनिल अंबानी को और मुकेश अंबानी को अपने घर में पढ़ाने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो लोग सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मतलब मैथ पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, आर्ट्स पढ़ा दिया, इतना पढ़ाते थे। एक्चुअल में धीरूभाई अंबानी बोल रहे थे मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे बच्चों को पढ़ाए नहीं सिखाए। पढ़ाने में और सिखाने में फर्क है, ठीक है। पढ़ाने का मतलब तुम एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो, और सिखाने का मतलब है उनके अंदर तुम भावनात्मक चीज़ें डेवलप कर रहे हो, उनके अंदर जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो डेवलप कर रहे हो, उनको तुम विचार सिखा रहे हो, उनके साथ तुम खेल रहे हो, खेल खेल में तुमको नई चीज़ें सिखा दे रहे हो, कुछ नया विचार दे रहे हो, कुछ नया ज्ञान दे रहे हो, सामाजिक ज्ञान दे रहे हो, उनको भौतिक ज्ञान, हर तरह का ज्ञान दे रहे हैं। तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे, और उसके लिए उन्होंने एक टीचर को फिर बाद में हायर किया जिन्होंने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को घर पर ये सारी चीज़ों की नॉलेज दी। क्योंकि धीरूभाई उस टाइम पर बहुत बिजी थे अपने बिजनेस के अंदर, तो ये सारा नॉलेज वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते थे क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता था। तो उन्होंने एक टीचर को हायर किया था, जो टीचर आकर ये सब चीज़ें मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी को सिखाते थे। अभी एक रिसर्च आया था, रिसर्च के अंदर ऐसा आया था कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर वेजिटेरियन इंसान कोई है तो मुकेश अंबानी है। पूरी दुनिया में सबसे अमीर वेजिटेरियन इंसान कोई है तो मुकेश अंबानी है। इतना बड़ा इंसान, वो नॉनवेज तक नहीं खाता, भगवान में इतनी भक्ति होती है, इतनी आस्था है, वो हर स्पिरिचुअल चीज के अंदर वो रहते हैं। उन्होंने कितने सारे जगह पर कितने सारे उन्होंने सामाजिक काम किए। ये सब चीज़ें कहाँ से है? बचपन में वो जो टीचर को हायर किया था धीरूभाई अंबानी ने, उस कारण से है। तो आज ऐसा बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो और वहाँ पर जाकर आप अपना करियर बना सकते हो। हाँ, इवन सर अब अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के, साउथ अफ्रीका ही अगर एग्जांपल ले, तो साउथ अफ्रीका में मोस्ट सर्च की वाली चीज जो है ना वो बिजनेस के बारे में है कि हाउ टू डू बिजनेस, करेक्ट। क्योंकि क्या है कि वहां पर सर इनकम सोर्सेस इतने सारे है नहीं, राइट। तो हम वहां पर भी जा सकते हैं सर। कोई ना कोई अगर बिजनेस कंसल्टेंट है तो वहां पर जाके अपने कोई कोर्स भी सेल कर सकते हैं, तो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो गई। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे देखो बिजनेस कंसल्टेंट के, बिजनेस कोच की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज लोग बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन सही तरीका उनको नहीं पता जी। शुरुआत कहाँ से करना है उनको नहीं पता है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी उनको नहीं पता है। तो एज अ बिजनेस कोच, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट वो उनको गाइड कर सकता है और उसके लिए वो अच्छे पैसे भी ले सकता है। अमेरिका के अंदर कहा जाता है, हमारे इंडिया के अंदर कंसल्टेंट की बड़ी इज्जत नहीं है। हमारे वहाँ पर कंसल्टेंट की बहुत इज्जत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग, पता है क्या है, वो एक कहावत है कि जब तक इंसान, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, तो उसके पहले उसको दूध से जलना हो ज़रूरी होता है। तो हमारे इंडिया में कैसे है, पहले लोग दूध से जलना पसंद करते हैं, जब वो दूध से जल जाएंगे उसके बाद वो छाछ को फूक फूक के पियेंगे। और जबकि बाहर विदेशों में ये चीज़ अलग है। हमारे इंडिया के अंदर कोई बिजनेस शुरू करेगा तो जब तक वो बुरी तरीके से फेल नहीं हो जाएगा, बुरी तरीके से गिर नहीं जाएगा, कहीं फंस नहीं जाएगा, तब तक वो बिजनेस कंसल्टेंट नहीं हायर करेगा। नहीं करेंगे, समझना। मतलब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी के बाद में बिजनेस कंसल्टेंट को बुलाया जाता है। लेकिन यही चीज़ फॉरेन में डिफरेंट है। फॉरेन के अंदर जब इंसान बिजनेस करने की सोचता है उसी टाइम पे वो बिजनेस कंसल्टेंट हायर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास बिजनेस कंसल्टेंट रहेगा ना तो वो मुझे टाइम टू टाइम गाइड करेगा कि मुझे कब क्या कहाँ करना है। और हमारे इंडिया में उल्टा है, पहले खुद अपने हिसाब से कर लेंगे, नहीं होगा, फंस गए, उसके बाद वो बिजनेस कंसल्टेंट को बुलाएंगे। तो आज इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और ख़ास करके ऐसे देश के अंदर जहाँ पर अभी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी लोगों को इतना बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। हमारे इंडिया में तो बिजनेस के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन, इकोसिस्टम बहुत अच्छा, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर बिजनेस के बारे में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वहाँ पर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आप जाके अपने बिजनेस को वहाँ बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। ओके सर, अगर हम कोई और बिजनेस की बात करें तो अगर हम मान ले कि चले स्विगी, जोमेटो, जेप्टो का ही अगर हम एग्जांपल ले ले, वो क्या करते हैं सर, कोई भी मतलब पर्टिकुलर कोई भी कंपनीज है तो उनका जो भी प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा, हम ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं उसको कि चलो
एक मीडिएटर वो बन गए कि कंपनीज को भी फायदा है, इवन कस्टमर को भी फायदा है, और बीच में जो आप ये बिजनेस करें तो आपको भी बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो वहां से ये भी बिजनेस हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आज इन सब का टेक्नोलॉजी का बहुत हाँ। बड़ा हाथ रहा है। सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत सारे बन गए हैं आज के टाइम पे। आप देखो कि भाई अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या स्नैपडील है, या फिर मिंत्रा है, उसी तरीके से उन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, और सेम तरीके से बनाया कि भाई स्विगी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, ठीक है, जेप्टो, इन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया कि भाई कस्टमर और जो उनके प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं, मतलब कि कंज्यूमर और उनके जो कहते हैं ना बेचने वाले, सेलर एंड कंज्यूमर, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि जहां से एक बंदा अपनी कुछ चीज़ों की डिमांड करता है और दूसरा जो बंदा है वहां पर उस डिमांड को पूरी करता है, और एज अ मीडिएटर उन दोनों के बीच में ब्रिज बन के वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। बहुत अच्छा। तो इसको ना एक बहुत अच्छे बिजनेस के रूप में, और आज समझो आज इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ही है। हम रिसेंटली मैं बात कर रहा था, तो अपोलो जो फार्मेसी होता है, ठीक है, तो मेरी माता जी की कुछ दवाइयाँ चलती हैं, तो एक बार मैं अपोलो फार्मेसी में गया और मैंने उनको बोला ये दवाइयाँ मुझे चाहिए। तो बोले सर ये दवाइयाँ क्या आपको हर महीने काम लगती है? मैंने बोला हाँ मुझे हर महीने काम लगती है। बोले सर आपको ना ये दवाइयाँ घर पर मिल जाए तो कैसा रहेगा? मतलब बहुत बढ़िया रहेगा यार। तो बोले हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप खाली हमें अपना डिटेल दे दीजिए, और जैसे जैसे आपकी दवाइयाँ कंप्लीट होती जाएगी, जब जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उसके पहले ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आपकी डिलीवरी कर देंगे आपकी दवाई। मैंने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आज ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कहने का मेरा पर्पस ये है कि अपॉर्चुनिटी एक ऐसी, मतलब हम एक ऐसे देश में बैठे हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी की भरमार है। आपके पास इच्छा होनी चाहिए, आपके पास इच्छा होनी चाहिए। कहा जाता है कि 56 भोग लगे हुए हैं, लेकिन उन 56 भोग का आनंद लेने के लिए आपके पास भूख होना चाहिए। होनी चाहिए। अगर आपके पास भूख नहीं है तो वो 56 भोग आपके पास किसी काम का नहीं, आएगा भी नहीं। राइट? राइट सर। सेम इसी तरीके से इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत सारा, बहुत कुछ किया जा सकता है। बस आपके पास एक सोच होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, मुझे यहाँ जाना है, और मुझे इस तरीके से अपने लाइफ को चेंज करना है। अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत ग्रो कर सकते हो। बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, लाइक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, इवन हमने बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर भी डिस्कशन किया आज के सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।